नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने घरों से निकल चुके होंगे और अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ इल्म देते हुए और हम भी इल्म सीखने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं और आपसे शेयर करते हैं आज की बात, कल की बात, आपके घर की बात, मेरे घर की बात और बहुत सारी ऐसी माशरती बातें जिनकी शायद आपको और मुझे ज़रूरत होती है, जो हम समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही होती। इसी तरह से दुनिया भर की सियासत होती है जिसको समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इसके ऊपर माहिरीन की बड़ी गहरी नज़र होती है, वो अपने तज्ज़ियों के ज़रिए इसके ऊपर बात करते हैं और आने वाले जो दूररस नताइज होते हैं उनको देख रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम भी जब ओवरऑल अपने मुल्क की सियासत पे बात करते हैं तो उसकी सियासत का जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, उसकी जांच हमें पूरी पता होती है। और इसी तरह से हमारे मुल्क के ऊपर जो बैरूनी सियासतें वो किस तरह से असरअंदाज होती हैं, उनका भी हम पे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो वो कौन सी बड़ी ताकतें होती हैं जो हमारे मुल्क पे असरअंदाज हो रही होती है, वो वाकई ताकतवर होते हैं, डेफिनेटली वो ताकतवर होते हैं। हम बात करें अमेरिका के सियासी जो उसका ऑरा है उस हवाले से बात करें और अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से बात करें, क्या अमेरिका वाकई पावरफुल है? मैं मानती हूँ, आप मानते हैं, हम सब मानते हैं कि अमेरिका वाकई पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है कि हमारी तो नींदें उसी से शुरू होती हैं और हमारी जब हम सोते हैं तब भी हम आखिरी अमेरिका को ही देख रहे होते हैं कि अमेरिका की मार्केटें जैसे चल रही होती हैं वो हम देख के उसको सोते हैं और जब वो उसकी मार्केटें बंद हो रही होती हैं तो हम अपनी इकॉनमी उसी हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो अमेरिका के इलेक्शंस चल रहे हैं, हमारी नज़रें गड़ी हुई हैं अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर कि जी कौन आगे कौन पीछे, और हमारे सुबह भी उन्हीं से हो रही होती है और हमारी रात भी उसी से हो रही होती है। तो बात हम ये कर रहे थे कि बेसिकली जजमेंट क्या होती है, क्या अमेरिका की कोई शक्ल है, अमेरिका की कोई शक्ल नहीं है, अमेरिका अच्छा है या अमेरिका बुरा है, इसके ऊपर तो बहस नदारद है। लेकिन बात सारी है कि अमेरिका अच्छा है या बुरा है, लेकिन है पावरफुल, इस बात को मानना पड़ेगा। जजमेंट की बात करें तो अमेरिका को अपने जो उसके आउटस्कर्ट्स और चीज़ें उसके बारे में पूरा पता होता है और अमेरिका उन सारे लोगों को जानता है, उस सारी दुनिया को जानता है जो कि तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक हैं और उस जगह पे खड़े जो अमेरिका के मरहून मिन्नत है। तो अमेरिका की जो जजमेंट की सलाहियत है वो हमसे कहीं करोड़ दर्जे बेहतर है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर अमेरिका करने क्या जा रहा है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हमें तो कोई भी एक फ़ैसला लेना हो तो सबसे पहले हमें वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो अब इलेक्शंस जो आ रहे हैं, ये इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी सियासत के ऊपर और आने वाला जो भी कोई सदर होगा वो कौन होगा। और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी अमेरिका का सदूर रहा हो वो इंडिया के बहुत करीब होता है, उसके वो पाकिस्तान के साथ टर्म्स बन ही नहीं पाते? क्या इसकी ये वजह बड़ी मार्केट है इंडिया की या इकॉनमी है इंडिया की जो कि उससे एसोसिएटेड होती है? अभी इवन देख लें आप कि रशिया के साथ चाहे ताल्लुकात अच्छे हो ना हो, अमेरिका ही तेल के हवाले से उससे बात करते हैं, पाकिस्तान को कितने मसाइल पेश आ रहे होते हैं, ईरान के साथ जो ताल्लुकात हो, लेकिन जहाँ पे बात फ़ायदे की आती है वहाँ अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो या फिर अभी ईरान के ऊपर अगर उन्होंने कोई भी चीज़ लगा दी तो क्या फिर अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा या उसकी पॉलिसीज़ कुछ अलग तरह की आएंगी? दूसरी एक और बात जो अहम बात और कांटे का मुकाबला वो ज़ाहिर है ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान है। तो क्या इन दोनों की कोई हियत निकल के आती है? ट्रंप के बारे में अगर कहा जाए तो ट्रंप पिछले दफ़ा के भी सदर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का बैकग्राउंड क्या था? ट्रंप बेसिकली पीछे से कोई सियासतदान या सियासी ख़ानदान से नहीं थे, उनका बैकग्राउंड था नहीं है। लेकिन ट्रंप की जो सलाहियतें थी या ट्रंप का जो एक ऑरा था उसके ऊपर जो लोग थे, जो वहाँ की कौम थी, उन्होंने उनको ट्रंपिज्म कहना शुरू कर दिया और उनका कहा कि उनके हवाले से जो है वो जो ट्रंप को उन्होंने बहुत सारा एक मतलब कहते हैं ना नाउन के तौर पर उन्होंने कहा कि ट्रंप रहे ना रहे लेकिन ट्रंपिज्म रहेगा। ये बड़ी एक अहम बात है। इसी तरह कैमला हैरिस के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ, कलर्ड हैं वो, अगर वो आ जाती हैं या अगर वो सियासत में आ जाती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? उनकी जो माँ थी, जो मदर थी उनकी, वो बेसिकली तमिलनाडु से थी और एक सियासतदान थी और कैमला खुद जो है वो एक नामवर वकील रही हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास से है और उनका जो एक मेन जिसके ऊपर उनका फोकस्ड है काम करने का वो इमिग्रेंट हो गए, लोअर मिडिल क्लास और फिर पावर्टी के ऊपर काम करना और साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर। तो लोगों को बड़ा एक उनकी तरफ से भी एक बड़ी एक सपोर्ट हासिल है। लेकिन अब चूंकि मुकाबला, कल तक हम ये कह रहे थे बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल शख्सियात हैं, तो आखिर ये मुकाबला पहुंचा कहाँ था कि अगर पोलिंग के हवाले और वोटिंग के हवाले से बात की जाए तो ये ख़त्म हो चुका है सिलसिला और नताइज का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। गिनतियाँ भी चल रही हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वहाँ पे जो वहाँ की सियासत और वहाँ के इलेक्शंस में हो रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात थी कि जी 538 इलेक्टोरल वोट में से 205 ट्रंप ले गए हैं और 117 कैमला हैरिस के हाथ आए। अब ये थोड़ा डिफरेंस है लेकिन बज़ाहिर दिखता ये है कि ट्रंप ऊपर जा रहे हैं और कैमला थोड़ी सी नीचे है। लेकिन इसी सियासत के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत मौजूद मेहमान ग्रामी तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक डाडी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? ज़्यादा तो नहीं बोल ली? नहीं, बहुत अच्छा बोल लिया।
तो यूएस इलेक्शन पे सबकी नज़रें, कुछ भी कह लें आप, हमारी आंख खुलती उन्हीं से है और जाती भी उन्हीं से, सोते भी उन्हीं से। देखिए, अमेरिकन इलेक्शन या अमेरिकन तारीख पे आप जाएं तो आप देखिए जॉन एफ कैनेडी 1962 में जो अमेरिका के सदर थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। उनके भाई शायद एल्बर्ट कैनेडी थे, उनको भी मार दिया गया बाद में। ये अभी ट्रम्प के ऊपर भी हमला हुआ, तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। और वो जब देखती कि उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो रहा होता है तो मुतारिक हो जाती है और वो अपना नेशनल इंटरेस्ट समझते हुए वो अपने तौर पे फैसले करते हैं। ये चीज़ हमने ताशकंद कॉन्फ्रेंस में भी देखी, जहाँ क्या नाम है इनके, लाल बहादुर शास्त्री सुबह मुर्दा पाए गए अपने बेड पे। इस पर भी मुबैना तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर बहरहाल मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता। अब मैं अपने मौजू पे आता हूँ। देखिए ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प अमेरिका का वो वाहिद सदर है जिसने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि उसने पिछली जंगों को, जो पिछली जंग चल रही थी, उसको भी लपेट दिया। अब ये बात अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के लिए सख्त नागवार है। हाँ, वजह है ना, उनको हजम नहीं हो रही। नहीं, इसकी वजह है, वजह ये कि दूसरी जंग अजीम के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो अमेरिका में असला साज फैक्ट्रियों के क़याम की हुई है। और असला आप जब ख़रीदते हैं, जहाँ 1 रुपये की जगह आप 100 से 1000 रुपये का मुनाफा उसमें होता है असला साज आर्म्स एंड एमुनिशन में। अब आप देखें कि दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका रुका नहीं, वियतनाम में जंग होती रही, कंपोचिया, कोरिया, ये सब जगह। फिर 10 साल तक वाशिंगटन पोस्ट में एक ख़बर लगी कि शत्तल अरब, जो ईरान और इराक़ का बफर जोन है, वो वाशिंगटन पोस्ट ने खबर लगाई कि ह्यूज डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन शत्तल अरब। दोनों कह रहे हैं, इराक़ कह रहे हैं ये मेरा इलाका है, ईरान कह रहा है मेरा इलाका। यूनाइटेड नेशन में गया, अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने कोई इसका फैसला नहीं किया। नतीजतन 10 साल तक ये दोनों जंग लड़ी। ईरान और इराक़ ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दोनों तरफ से खर्च हुए। 50 अमेरिकन टॉप की जो असला साज कंपनियां थी, 24 एक तरफ, 26 एक तरफ। ईरान और इराक़ दोनों को असला दबा के बेच रहे। 10 साल के बाद जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा गए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, खोदा तो निकला चूहा। अब तो सद्दाम हुसैन ने केस कर दिया इस पे, क्या कहते हैं, वाशिंगटन पोस्ट पे। वाशिंगटन पोस्ट ने जाके माफ़ी मांग ली। वही अमेरिकन इदारा, अमेरिकन अखबार, अमेरिकन अदालतें, बात ख़त्म हो गई, उनका तो असला बिक गया। अब अगर कोई अमेरिका का सदर ये करे कि जंग को लपेट, अब आप देखें कि पिछले 15-20 साल से एक काम चल रहा था कि ईरान और सऊदी अरब को आपस में लड़वा दिया जाए ताकि काम शुरू हो जाए दोबारा। लेकिन ईरान और रूस इस वक्त इस रीजन में बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे आए। इन्होंने मिल के, चाइना ने ख़ास तौर पे ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा दी, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को सख्त नागवार गुजरी है। आपने देखा इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ और उसको बचे। वही चीज़ भी जो यहाँ पे उनको फेवर में भी जाती है। वो सब सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो वहीं से कहीं से आती है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के सियासतदानों के ऊपर जूताकारी की गई तो वो सारी चीज़ें, सिचुएशन यहाँ भी किसी ना किसी तरह उसकी, चाहे किसी भी बुरी शक्ल में हो, वो यहाँ पे भी हुई, इंडिया में भी हुई। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। लेकिन मेरा अब सवाल सिर्फ ये है कि हम जो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें ट्रंप की बढ़तरी और या कैमला हैरिस है, आपको क्या लगता है? मतलब पहले जब ट्रंप पहले आए थे तो कुछ हेट स्पीचेस सामने आई थी, कुछ बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उसको अवॉइड किया और उसके बाद उन्होंने एक थोड़ी डिफरेंट सी पॉलिसी बनाई। और जो पिछली हुकूमत थी हमारी, उसके साथ उनके जो वो थे इमरान खान साहब, उनके साथ उनके थोड़े देरीना था, कुछ बेहतर ताल्लुकात हुए। तो आपको अभी क्या लगता है कि अभी किस तरह से चलेगा? क्योंकि फ़िलहाल बज़ाहिर बढ़तरी इस वक्त ट्रंप की दिख रही है।
देखिए, अगर जो लोग ये समझते हैं कि ट्रम्प के आने के बाद इमरान खान की रिहाई हो जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अमेरिकन जो हैं वो पहले सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। अपना स्टेट का इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। और इमरान खान की दुनिया भर में एक ईमानदार लीडर के तौर से पे है। एक रेपुटेशन है। जी। सियासत में आने से पहले उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं कैंसर्स के या नमल यूनिवर्सिटी या अल कादिर यूनिवर्सिटी, उन्होंने डिलीवर किया है। यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सारी दुनिया में उनकी एक अपनी इज्जत है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि उन्होंने मॉरली हर पाकिस्तान का सर फखर से उस वक्त बुलंद किया जब उनकी डिवोर्स हुई और बिलियंस ऑफ रुपीस उनको मिल रहे थे डिवोर्स पे, जिस पे उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा। यानी ये मॉरली इतनी बड़ी चीज़ है कि दुनिया को एक पैगाम मिला कि पाकिस्तानी कौम एक खुददार कौम है और वहाँ ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी दौलत को भी ठुकरा देते हैं, ठीक है ना। और ये शख्स इमरान की जहाँ तक बात करूँ, आप देखें कि ये दुनिया का महंगा तरीन प्लेयर था। इसकी हाई प्रोफाइल इनकम, सारी लाइफ टाइम अर्निंग उस शख्स ने चैरिटी कर दी। उसने सारी शौकत खानम को दे दी। जो प्लॉट मिली, जो गाड़ियाँ मिली, अरबों रुपए की, आज अगर उसकी वैल्यू देखें, वो सब कुछ उसने ठीक दे है, दिया। बिल्कुल सही आपने डाडी साहब का, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। मैं उस रिलेशनशिप की बात करती हूँ। कितना भी आप अपने पहले आपके अपने मफादात होते हैं। अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करें तो अमेरिका पाकिस्तान को पुकारता बोलता ही हो सकता है, हमारे पास नो कहने का चांस ही नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी हो। हम तो वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि अमेरिका हमें किसी तरह इंगेज करे किसी भी मफाद के लिए। एम आई राइट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि अयूब खान के दौर में बड़े डॉलर यहाँ पे आए, बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे सुनहरी दौर था माशी तौर पे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसी था सारा दौर में अयूब खान के। लेकिन इस 10 साल दौर के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान में नफ़रतें बढ़ी, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। लेकिन आप अगर एक कम्युनिटी को इग्नोर करेंगे तो वहाँ पे एक सिलसिला बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आज आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक नफ़रत का बीज बोया गया है। आपने पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन करवा दिए, लेकिन KPK में नहीं करवाए, क्योंकि उनको ये था कि ये यहाँ जो जीतेंगे हमारे खिलाफ वोट देंगे। तो ये जितना भी सिस्टम जो चल रहा है या आइनी तरमीम, ये सारी इलीगल है। वजह ये कि आपका मैंडेट ही पूरा नहीं है, आपकी असेंबली पूरी नहीं है। हम जो बात करें कि हम हमारी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इन बड़ी ताकतों का कितना अमल दखल होता है, ये तो बात अपनी जगह है, इस पे हम आते हैं भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अब ट्रम्प दोबारा आते हैं, जो बढ़तरी हम देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने ये मिशिगन में इमाम साहब ने भी उनकी तरफ से एक बात की और उनको कहा कि जी ट्रम्प के हवाले से बात हुई कि उन्हीं को आगे आना चाहिए, या एक एसोसिएशन मुसलमानों के साथ बन रही है ट्रम्प की। तो आप जो उनकी पुरानी पॉलिसीज थी या अब उनकी पॉलिसीज़ में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, ये सवाल मेरा। एक एसोसिएशन मुसलमानों के साथ या कोई एक ऐसी चीज़ बन रही है, या ये कि इसके ऊपर भी बात की जा रही थी कि जो इजराइल फ़लस्तीन जंग है वो जंग बंदी भी कराई जाएगी। तो इससे या इन पॉलिसीज़ से, जो प्रीवियस पॉलिसीज़ थी या आने वाली जो ट्रम्प की कोई पॉलिसीज़ होंगी, उससे क्या फ़र्क आएगा जिससे लोगों में उनके लिए एक जज्बा भी बढ़ रहा है, या ऐसा कुछ क्या किया उन्होंने? देखिए, ट्रम्प के आने के चांसेस इस वक्त बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, और इस बार आप एक डिफरेंट ट्रम्प देखेंगे। जिस तरह ट्रम्प ने इसके अफ़गानिस्तान की जंग लपेटी, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो इस वक्त फ़लस्तीन और इजराइल की जो जंग है इस पर भी असरअंदाज होंगे। और मेरा ख्याल है कि उनका एक जो टेम्परामेंट है, हाँ जी, वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से टोटली अगेंस्ट है। ठीक है, मैं भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि दूसरी जंग अजीम के बाद अगर आप देखें, पूरा यूरोप तबाह बर्बाद हो गया। जंग जीतने के बाद भी वो खाने को भी नहीं था, इसलिए कि तमाम 1939 से 1944 तक जो जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, सारे खेत खलियान सब ख़त्म हो चुके थे। यही सब कॉन्टिनेंट से एशिया से अजनास जाता था, और राशन बंदी थी कि एक फैमिली के पूरी एक ब्रेड में एक वक्त का खाना होता। उस दौरान यूरोप में यहूदियों की भरमार किया जाए, सबसे ज़्यादा जर्मनी में थे। इन्होंने ये सोचा कि अब अमेरिका एक
अपकमिंग कंट्री है और हमने वहाँ पे माइग्रेट होना है। तो सबसे पहले इन्होंने वहाँ के यहूदियों ने ये किया कि जो अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ थी उनको फंड दिए, उनको डोनेशन दिए और यहूदियों के लिए एक कोटा मुकर्रर कर दिया कि इतनी सीटें यहूदियों की होगी। तो बहरहाल वो बच्चे वहाँ चले गए स्टूडेंट, और बाद में उनकी फैमिलियाँ वहाँ माइग्रेट हो गई। वो जो टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वही लोगों ने ऐसा ऐसा अमेरिका के टॉप के इदारों के सरबराह भी बने और वहाँ बरजमान हुए। और आज ये वक्त है कि वो तमाम यहूदी वो कलीदी पोस्टों पे मौजूद हैं और वही मैटर करता है अमेरिका की सारी पॉलिसीज़ को। ठीक है, आपने देखा होगा कि यूरोप में जब वाटरलू वगैरह की जंगें होती थी तो यही यहूदी, चूँकि ये फाइनेंस शुरू से बैंकिंग और फाइनेंस इनके हाथ में था, पैसा था, तो ये दोनों तरफ की जंगों को फाइनेंस। अच्छा, लेकिन आपने बिल्कुल बजाव की बात, लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रम्प का बैकग्राउंड देखें तो वो पुराने घाघ सियासतदान नहीं है। उनका बैकग्राउंड जो है वो एक अमीर आदमी, एक उनका ये नहीं लेकिन उनकी सियासत वाकई अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई पिछले 2020 से लेकर 2024 तक। ये मुझे बताइएगा, और आने वाले टाइम जो अगर वो गेन कर जाते तो। देखिए, दुनिया को तो फ़ायदा हुआ इससे, एक अमन कायम हुआ कि, और हमें ख़ास कर सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म। ये हमारे फ़ायदे की बात थी, ये सारी चीज़ें हमारी सियासत पे कितना असर अंदाज़ है। 80,000 उनकी जंग में शामिल होके 70-80 हज़ार हमारे लोग गंवा दिए। यही मैं बात कह रही हूँ ना, यूँ तो हमारा तो लॉस हुआ है ना, ये ड्रोन हमलों में हमने, और किसी लीडर में मजाल नहीं थी सिवाय इमरान खान के कि कोई ये कह सके कि यहाँ अगर ड्रोन आया तो मैं गिरा दूंगा। हाँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ओवरऑल हम जब भी अमेरिका का कोई सदर होता है, हम ओवरऑल सियासत का नक्शा बदल जाता है दुनिया भर की। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो अमेरिका के अपनी मफादात के लिए ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी उसको मद्देनजर रखते हुए 2020 से लेकर 2024 में वो कौन सा नया ट्रम्प होगा जो 2024 से आगे तक चलेगा? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रम्प, मैंने आपसे कहा ना कि अब ये जब हुकूमत में आएंगे तो एक डिफरेंट बंदा होगा। क्या डिफरेंस होगा? क्या? इसने वो सारी चीज़ें देखी हुई है, उसके साथ किन मराइल से गुजरा, यहाँ तक कि उसको अपनी जान दाव पे लगा दिया, उस पर अटैक भी हुआ। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ इमरान खान के साथ है कि दोनों का अगर देखें मुश्तरका एक ही चीज़ है। तो इमरान ने भी 15 महीने एक जेल में बैठा रहा, किसी किस्म की कोई डील नहीं की। ठीक है, तो वो भी जब निकलेगा तो एक नया होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत चाहती जायज़ या नाजायज़ तौर पे हम इदारों को कंट्रोल करो, वो हमारी कठपुतलियों की तरह चले। इस तरह ना आइन चलता है ना मुल्क चलता है। अच्छा, अब इनके अगेंस्ट अगर हम कैमला हैरिस की बात करें तो ये इनके लिए बड़ा बात होती है कि ये बड़े मिडिल क्लास से हैं और ये कलर्ड हैं, तो इनको आना अमेरिका की सियासत में ये कितनी दफ़ा हुआ है? और अगर फ़र्ज कर लें, क्योंकि अभी तक तो खैर बढ़ती है, लेकिन उनको भी हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। देखिए, वहाँ दो पार्टियाँ हैं, रिपब्लिकन कांग्रेस, और इनमें इनके अपने वोटर पुख्ता होते हैं, इनका एक माइंडसेट बना हुआ होता है, वो बहुत कम इधर से उधर होते हैं। ठीक है ना, तो ये पार्टी को वोट मिलते हैं। ये नहीं है कि कमला हैरिस को वोट मिले या इनको मिले। ठीक है, ट्रम्प के साथ एक सिंपैथी का वोट है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बात सारी है कि उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, उनकी एक पॉलिसी होती है, वो अपने रोड मैप अपनी स्टेट के मुताबिक चलते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ लोग अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं, अवाम के मफादात को कोई नहीं देखता। लेकिन वहाँ अवाम भी तो अपने मफादात को देखते हुए जब आप वोट देते हैं, हमारे यहाँ तो मसला ये कि जब वोट देने जाते हैं तो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे आते हैं, उसमें कौन सा मफाद, कहाँ का मफाद रह जाता है? देखें, ये सिलसिला जो हमारे शुरू है ना, सियासत की गंदी जो शुरू हुई है, भुट्टो साहब थे, उस दौर में भी मॉनेटरी करप्शन नहीं थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम की मंशा, अवाम के वोट और अवाम की हिमायत के मुताबिक हुकूमतें होगी तो मुल्क आपका तरक्की करेगा, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग यहाँ अमन कायम होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ हुकूमतों को लेके आएंगे तो फिर ये नहीं हुआ। मैं खुद एक टीवी चैनल के ऊपर इलेक्शन वाले दिन बैठा हुआ था, रात 10:30 बजे तक जो नताइज थे वो बिल्कुल अक्सर तब्दील हो गए थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन अगर अभी हम इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं और अगर हम इस वक्त बात करें, ये जो हमारे
جو ترقی پذیر ممالک جن کو کہا جاتا ہے یا سو کالڈ آف بہت امریکہ کی نظر میں ہم وہ ان کی ججمنٹ الگ ہوتی ہے. بنگلہ دیش کو تھوڑی سی بڑی ایک اسٹرینتھ ملی ہے کیونکہ اس کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات مجھے بتائیں کہ پاکستانی سیاست کے اوپر یا پاکستان کی معیشت کے اوپر ان الیکشن سے اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کتنا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا یا کوئی پالیسیز تبدیل ہوں گی؟ اگر آپ امریکن روڈ میپ کے خلاف جائیں گے آپ کی جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی منی لانڈرنگ کے نام پہ اور آپ اندر ہو جائیں گے. ہم نے BCCI بینک کو نہیں دیکھا کہ وہ واحد ایک بینک تھا جو ساری دنیا میں کھڑا ہو گیا تھا جوز لابی کے اگینسٹ. ایک وقت آیا اس پہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا کہ پورے بینک کی سیز کر دیا, ختم کر دیا گیا. تو یہ لوگ جانتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے. تو وہ امریکہ کے کہنے کو اگر ٹرمپ کہتا ہے یہ تو ان کو بات ماننی پڑے گی. اس لیے ہمارے پاس تو نو کا چانس نہیں ہے نا, ہم نو کا چانس لیتے ہی نہیں. ایون دو ہمیں اگر IMF سے قرضہ لینا ہو تب بھی ہم اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ راضی ہے یعنی اس کی رضامندی یا وہ کہیں ناراض تو نہیں ہے. ہم تو اس پہ چل رہے ہیں کہ کون سا ایسا لیڈر ہے, 2 لیڈر میں نے میری لائف میں دیکھے لائف جنہوں نے امریکہ سے کھلم کھلی ایک دشمنی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو میں لائیو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے those white elephant who think that the power is over, no, the power is not honestly here. لیکن اس وقت کا پاکستان تھا بھی تو الگ نا, اس وقت کا پاکستان دیکھیں نا. اب یہ بھٹو صاحب اس کے بعد جب عمران خان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, میں کوئی اڈے یہاں پہ نہیں دوں گا امریکنس کو. اس لیے دیکھو لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں, لیڈر اس کو کہتے ہیں. اگر آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ رکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کی عزت کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے, بکاؤ نہیں ہونا چاہیے نا کسی بھی بات کے بارے میں. آپ اس کو فکر ہی نہیں ہے, نہ اس کے باہر کوئی ناجائز دولت ہے, نہ اور اس کا نام ہے. آج آپ دیکھیں لیکن پھر ان کے اوپر کیوں اتنے زیادہ, اب یہ تو بات اگر ہم کریں گے تو پھر یہ بات کا رخ دوسری طرف چلا جائے گا, کیونکہ ہم بات اس وقت پاکستانی سیاست کی کر ہی نہیں رہے, نہ سیاستدانوں کی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن جو دور رس نتائج پالیسیز کے حوالے سے جو بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے کچھ پروگرامز میں کریں گے. اور پھر یہ کہ جب یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جی ٹرمپ نے اگلا وہ لے لیا ہے, اس کے بعد کچھ ٹائم لگے گا جو پالیسیز جو آپ نے کافی میں آپ کو سناؤں. نہیں اصل میں ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, 30 سیکنڈ ہے, تو آپ میں چاہوں گے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. نہیں بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ جتنی بھی قسم کی ایکسٹینشنز ہیں اس کو بند ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہر ادارے کو, ہر انسان کو چلنا چاہیے. جب ہم اپنے آئین کے مطابق ہمارے ادارے چلیں گے, ہم اور آپ اس قانون کے مطابق چلیں گے, یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور اس ملک کے تمام کرائسس ختم ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. فاروق ڈاڈی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. لیکن لبے لباب یہ ہے کہ بہرحال امریکہ پاورفل ہے, جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہمارے جیسے ملک ہمیں اپنی ایک سے اور اپنی ایک عزت, سیلف ریسپیکٹ جس کا نام ہوتا ہے, اس کو بنا کے رکھنی چاہیے. بے شک ہمارے مفادات ان کے ساتھ, ان کے مفادات تو شاید نہیں جڑے ہوئے ہوں لیکن ہمارے مفادات جڑے ہیں, لیکن اس میں بھی سیلف ریسپیکٹ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر چیز کو اس طرح سے لے کے چلیں جیسے رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلتے ہیں, تبھی ہم کامیابی کی طرف یقیناً گامزن ہو سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.